हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज की इस वीडियो में हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। After attainment of maturity, all sexual reproducing organism exhibit events. मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवेंट्स एग्जिबिट करते हैं. These events may be grouped into 3 distinct stages, namely फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन है फर्टिलाइजेशन and the third one is post fertilization. So pre fertilization fertilization से पहले की स्टेज को बोला जा रहा है. यहाँ पे साफ पता लग रहा है प्री फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज, फर्टिलाइजेशन के टाइम के इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स. ओके, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So first one is pre-fertilization event. These are the events in sexual reproduction which occur prior to the fertilization. ये fertilization से पहले होने वाले events हैं sexual reproduction के अंदर. ये events दो मेन इवेंट्स को इन्वॉल्व करता है. ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो मेन इवेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस. सो it refers to the formation of gametes, male and female. Gametogenesis का मतलब होता है formation of gamete, male और female gamete का formation होना. That is the process which is known as gametogenesis. Categories of gamete. Gamete को दो different categories में बांटा गया है. फर्स्ट कैटेगरी है आइसोगैमीट. आइसोगैमीट, आइसो मीन्स होता है सेम, और नाम से ही पता लग रहा है जो गैमीट्स सेम हो. सो व्हेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और उन्हें हम देख के पता ना लगा पाएँ कि ये मेल गैमीट है या फिर फीमेल गैमीट. सो दे आर नोन एज आइसोगैमीट और होमोगैमीट्स. इनको हम आइसोगैमीट्स तो बोलते ही हैं या फिर हम इसको बोलते हैं होमोगैमीट्स. इसके एग्जाम्पल हैं सम ऑफ एल्गे. सो गाइज ये ध्यान रखना कि इसमें एल्गी बोला है बट सम ऑफ एल्गी, एल्गी की सारी कैटेगरीज इसके अंडर में नहीं आएंगी. इसमें बोला है सम ऑफ एल्गी, एल्गी की कुछ कैटेगरीज आइसोगैमीट्स के अंडर में आती हैं एंड फंगाई. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ गैमीट इज heterogamete. Iso, same gamete. Hetero, obviously different gamete. So when the fusing gamete are morphologically distinct type, so they are known as heterogamete or also known as anisogamete. So in case of heterogamete, जब वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं तो हम उन्हें देख के पता लगा सकते हैं कि विच वन इज़ फीमेल गैमीट और विच वन इज़ मेल गैमीट. सो हेट्रोगैमीट के केस में जो फीमेल गैमीट होती है उसको हम बोलते हैं एग या फिर ओवम, और मेल गैमीट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म. एग्जाम्पल हैं इसके फ्यूकस और राइजोपस एटसेट्रा. यहाँ पिक्चर्स में कुछ गैमीट्स हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि ये दिस वन इज क्लैडोफोरा गैमीट. क्लैडोफोरा एक एल्गी है. ओके, और इन्हें देख के हम साफ दिख भी रहा है कि हमें नहीं पता कि विच वन इज़ मेल गैमीट और विच वन इज़ फीमेल. दे बोथ आर लुकिंग सेम, सो इट इज़ अ आइसोगैमीट. फ्यूकस गैमीट सेकंड है हमारा फ्यूकस गैमीट. ये भी एक एल्गी की ही कैटेगरी है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि सम ऑफ एल्गी कम अंडर द आइसोगैमीट. सो ऑब्वियस है कि बाकी बची हुई हेट्रोगैमीट्स होंगी. सो फ्यूकस भी एक एल्गी की ही कैटेगरी है.
ओके, और ये साफ पता लग रहा है कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमंस के गैमेट, जो कि बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं और हम 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं एग या फिर बोलते हैं हम ओवम, और दिस इज स्पर्म, और या फिर हम इसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। ओके, सो डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज मीन्स गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल? तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स का फ्यूज़न होता है वो हमेशा दो डिफरेंट इंडिविजुअल की साइड से होता है? हमेशा दो डिफरेंट इंडिविजुअल ही गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं? सो गाइज, इसका आंसर है नो। नो, द गैमीट्स डू नॉट कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑल द टाइम। हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स के केस में ये होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कभी कभी सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेल और फीमेल फ्लावर के अंदर ही दोनों के दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट के ऊपर लोकेट होते हैं। सो इस केस में इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। सो मोनोएसी प्रोमोट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो ऑब्वियस है कि अगर मेल और फीमेल गैमीट्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हैं तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रमोट होगी, ऑब्वियस है ये तो। सो द गैमीट्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कमिंग फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। और यहाँ पे जो गैमीट्स हैं यहाँ पे सेम इंडिविजुअल से आ रहे हैं, की साइड से आ रहे हैं, सेम इंडिविजुअल की। फॉर एग्जाम्पल है कोकोनट एंड कुकुरबिट एग्जिबिट्स मोनोएसी। सो इनके एग्जाम्पल हैं कोकोनट और कुकुरबिट्स। सिमिलरली, अगर if the male and female flowers are located on different plants, then such a condition is called unisexual or dioecious। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, वहाँ पे दोनों के दोनों जो गैमीट्स थे वहाँ पे सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट थे, सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट थे, इसलिए हमने उसको बोला था बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे लोकेट हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। और डायोशी प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड प्रमोट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और जब दो डिफरेंट जगह पे गैमीट्स फॉर्म होंगे या प्रेजेंट होंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन मुश्किल में ही होगी, वहाँ पे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रमोट होगी। सो इसके एग्जाम्पल हैं डेट पाल्म, पपाया, ये दोनों ही डायोशी कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं। इन द केस ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे बात हो रही थी कि हम प्लांट्स में जब देखेंगे तो हम बोलेंगे बायसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, बट ऐसी कंडीशन जब हम एनिमल्स में देखेंगे तो वहाँ पे ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। और इस बाइसेक्सुअल कंडीशन के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म्स या फिर लीचेस। ये दोनों हर्माफ्रोडाइट एग्जाम्पल्स हैं हर्माफ्रोडाइट के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीज़न होना तो बहुत ज़रूरी है, और सेल डिवीज़न बस दो ही तरीक़ों से होती है, दैट इज़ आइदर माइटोसिस और मियोसिस। सो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वो चाहे हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस हो या फिर डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस हो, इट डजेंट मैटर, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ओके, सो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हम दोनों ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल डिवीज़न होती है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल डिवीज़न होती है। सो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है,
इज ऑल अबाउट माइटोसिस। सो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा याद रखना कि माइटोसिस की हेल्प से हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। सो दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। So haploid parental body is more common in the case of organism with relatively simple organization। जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है उन ऑर्गेनिज्म के केस में हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, so in general majority of the monerans, fungi, algae and bryophytes possess a haploid parental body and hence produce gametes by mitosis। so mitosis हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरन्स, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स जिनकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है, ये हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी पोजेस करते हैं। इसलिए इनके जो गैमीट्स होते हैं वो माइटोसिस की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। सो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस इज अ मस्ट। ओके, सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का, इसलिए वहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होती है जिसे बोलते हैं हम मियोसिस। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, ये तो पता ही है, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो या फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, वहाँ पे हमेशा गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होगी तो वो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे नेचर में। सो दस द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय मियोसिस। यहाँ पे था दे प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय माइटोसिस एंड दे प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय मियोसिस। द रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ द प्लांट किंगडम, जितने भी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं प्लांट किंगडम के, दैट इज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स पोजेस डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी। ये सभी डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी को पोजेस करते हैं। दस दे रिक्वायर मियोसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, इसलिए इनको मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन। A unique characteristic property of diploid organism is the presence of myocytes। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, दैट इज मियोसाइट्स। सो व्हाट इज दैट मियोसाइट? सो मियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड cells found in diploid organism that undergoes meiosis to form गैमीट्स। ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि बस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही फाउंड होते हैं, जो कि दैट अंडरगोज मियोसिस, जो कि मियोसिस प्रोसेस के अंडरगो जाते हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। ओके, नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अब हमें उनको फ्यूज़ कराना है तो हमें गैमीट्स का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स को कंपैटिबली फ्यूज़ करना पड़ेगा। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, compatible gametes must be brought together to facilitate fusion, that is fertilization और syngamy। तो फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न कराना, उनका फ्यूज़न फैसिलिटेट कराने के लिए हमें उन्हें बॉट टुगेदर, दे मस्ट बी बॉट टुगेदर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके या फिर हम उसे बोल सकते हैं सिनगैमी हो सके। सो इन सम केसेस, यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि कुछ केसेस, इन सम केसेस जैसे कि फंगाई और एल्गी में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों ही मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स वो दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल मीन्स मूवमेंट, वो दोनों ही मूवमेंट के कैपेबल होते हैं। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर फॉर फ्यूज़न, तो दोनों ही फॉर एग्जांपल दैट, और ये दोनों ही फ्यूज़न करके एक साथ आ सकते हैं और फ्यूज़ हो सकते हैं बाय द मूवमेंट, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके। However, in majority of the cases, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता।
ज़्यादातर केसेस में होता है जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और उससे ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक आकर फ्यूज़न करनी होती है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच मेल गैमेट मूव। तो यहाँ पे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मेल गैमेट को मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुँचना होता है, दैट इज़ नॉन मोटाइल, जो कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और फ्यूज़ करके फॉर्मेशन करनी पड़ती है जाइगोट की। अब सेकंड केस है इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पढ़ा फंगाई और एल्गी के केसेस में क्या होता है, उन दोनों के केसेस में होता है जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो दोनों ही मोटाइल होते हैं और एक दूसरे के पास ट्रैवल करके फ्यूज़न कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके केस में होता है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़न कैसे होगी? सो इन दिस केस द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर ट्रांसफर टू द नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे जो फ्यूज़न होगा नॉन मोटाइल मेल गैमेट का नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स, या तो वो पोलन ग्रेन्स की हेल्प की वजह से होगा या फिर वो पोलन ट्यूब की हेल्प से होगा। सो ईच एंड एवरी ट्रांसफर ऑफ द गैमीट इज डन टू फैसिलिटेट द अल्टीमेट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये ट्रांसफ़र हम फर्टिलाइजेशन के लिए करते हैं। ओके, सो पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल विच आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर are transferred to stigma of carpel through the process of pollination. So pollen grains कैरियर की तरह हेल्प करते हैं मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न कराने के लिए और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। जो मेल गैमेट होता है वो एंथर में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा तक पहुँचता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके भी दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, बताया मैंने, जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टू स्टिग्मा दैट इज फीमेल पार्ट, टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। याद रखिएगा कि ये सेम फ्लावर हैं और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं, या तो सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर में, ऑफ सेम प्लांट। समझ आया? कंफ्यूज हो गया? मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एक फ्लावर पॉट है या फिर कोई गमला है, उसमें 3 फ्लावर्स हैं। ओके, तो कभी कभी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलते हैं। या फिर इस फ्लावर के अंदर हो सकता है कि मेल गैमेट प्रेजेंट हो और इसी गमले के दूसरे फ्लावर में हो सकता है कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो, तो इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गैमेट ट्रांसफ़र होगा और इन दोनों की जो होगा फ्यूज़न होगा इन दोनों के बीच में और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम प्लांट के अंदर ही जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो इसका उल्टा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हेयर, यहाँ पे क्या है, 2 फ्लावर पॉट हैं और यहाँ पे इस फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे हमारा जो गैमीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब हमारा गैमेटोजेनेसिस भी हो चुका और गैमीट ट्रांसफ़र भी हो चुका। ये 2 इवेंट्स हैं जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते थे और हमने इन्हें पढ़ लिया है। नाउ हम सेकेंड इवेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि था फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो fertilization refers to the process of fusion of male and female gamete to form zygote। वहाँ पे था
कि गैमेटोजेनेसिस हुआ, इट मीन्स फॉर्मेशन हो गई अब गैमीट्स की, गैमीट ट्रांसफ़र भी हो गया। अब है फ्यूज़न का, ज़रूरी नहीं जो गैमीट ट्रांसफ़र हुआ है वो फ्यूज़ भी हो। ओके, सो फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे है कि मेन प्रोसेस है यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ताकि जाइगोट की फॉर्मेशन हो सके। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। So on the basis of syngamy, fertilization is of two types. So on the basis of syngamy, यहाँ पे जो बोल रहा है कि fertilization दो तरीके की होती है। So first one है external fertilization। नाम से ही पता लग रहा है जो fertilization बाहर हो, external medium में हो। So ये ज़्यादातर aquatic organisms में ही देखने को मिलती है। So in most aquatic organism, जो syngamy occurs in water, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज इन एन एक्सटर्नल मीडियम, जो कि एक एक्सटर्नल मीडियम है, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल मीडियम। Organisms exhibiting external fertilization produces and release large number of gametes into the external medium. So जो भी external fertilization exhibit करते, जो भी organism करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स को प्रोड्यूस और रिलीज़ करना पड़ता है ताकि वो फ्यूज़ हो सकें। ओके, सो दिस इज़ डन टू इंक्रीज द चांसेस फॉर सिनगैमी टू अकर, ताकि सिनगैमी के चांसेस बढ़ जाएं। सो मोस्ट ऑफ द फिशेस एंड एम्फीबियंस अलॉन्ग विद मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे exhibits external fertilization. However, this type of fertilization always poses a great threat to the offsprings as they are highly exposed to predators. So external fertilization में एक demerit है कि जो fertilization होती है उसमें जो offsprings होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अटैक की और मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होता है प्रीडेटर्स से, ताकि वो क्योंकि वो खुले में होते हैं और कोई भी इजीली उन पर अटैक कर सकता है। सो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक डीमेरिट है। तो सेकंड है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमंस में, जो कि फीमेल होती है। फीमेल 9 मंथ तक बेबी को अपने वॉर्म में रखती है, जिसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अपने बॉडी के अंदर रखना, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So it is a common feature of every organism exhibiting internal fertilization that the female gamete is formed inside the body of the female parent. तो हमेशा देखा गया है जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा फीमेल पेरेंट के इनसाइड द बॉडी फॉर्म्ड होता है। कभी भी वो बाहर उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, हमेशा वो बॉडी के इनसाइड फॉर्म होता है। और जो मेल गैमेट होता है उसे फिजिकली बॉट किया जाता है फीमेल गैमेट के नियर, ताकि वो फर्टिलाइजेशन अगर हो सके। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया जिसमें हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र। प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी पढ़ लिया जहाँ पे फ्यूज़न हुई थी। अब फ्यूज़न के बाद के इवेंट्स को बोला जा रहा है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रेफर्स टू ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन taking place after fertilization, that is after the formation of zygote. zygote के formation के बाद के जितने भी events यहाँ पे होंगे उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो है इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का स्टेज। ओके, सो जाइगोट, सबसे पहले है हमारी जाइगोट की फॉर्मेशन। सो फॉर ऑर्गेनिज्म आइदर चाहे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा हो, अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो जाइगोट की फॉर्मेशन ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल मीडियम में होगी, और अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट कर रहा है तो जाइगोट की फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगी, जैसे कि एग्जांपल है फीमेल ऑफ द मतलब वीमेंस में फीमेल। ओके,
So zygote is the vital link between two successive generations which ensures the continuity from generation to generation. So zygote की ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि जो zygote होता है वो एक वाइटल लिंक होता है दो सक्सेसिव जनरेशन्स का, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को जनरेशन टू जनरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है. सेकंड है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस. सो एम्ब्रियोजेनेसिस बताया था ऊपर कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote. zygote से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. सो फर्स्ट वन इज सेल डिवीज़न. तो इसके डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. सो फर्स्ट वन है सेल डिवीज़न, कि पहले होगी सेल डिवीज़न. zygote की सेल डिवीज़न होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो सके. एंड द सेकंड प्रोसेस इज सेल डिफरेंशिएशन, ताकि न्यू सेल्स फॉर्म हो और सेल डिवीज़न से न्यू ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ वो में कन्वर्ट हो जाए जो हमारा zygote है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो zygote होता है एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एंड द फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कम्स फ्रॉम अ स्पेशल टिश्यू which is known as endosperm, okay, which comes from that is a not o sorry so from a special tissue known as endosperm. So जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जब zygote की एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है zygote से, तो वहाँ पे एक स्पेशल फूड होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि होता है एंडोस्पर्म, जो कि हेल्प करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में. सो अल्टीमेटली द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड. ये एनसीईआरटी में दिया है कि, और पूछा भी जाता है कि कौन सा पार्ट सीड में कन्वर्ट होता है, कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है और कौन सा फ्रूट बॉल में कन्वर्ट होता है. सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सो जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो एक ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो कि मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट हो जाता है. जो ओव्यूल है मैच्योर्स इनटू सीड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. और जब फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है तो फ्रूट एक स्पेशल फ्रूट वॉल में डेवलप कर लेता है अपने लिए. फ्रूट डेवलप करता है एक स्पेशल फ्रूट वॉल जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प. एंड जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, ये सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं. ओके, सो thank you for watching my video. Guys, please subscribe, like and also comment.